वेलकम स्टूडेंट्स। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ फीचर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी और नेचर ऑफ इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैन फीचर्स प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कि इंडिपेंडेंस के वक्त हमारे एग्रीकल्चर का क्या कंडीशन थी। तो हमने पढ़ा कि हमारी जो इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस थी बड़ी स्टेगनेंट थी, बैकवर्ड थी, डेप्रिशिएटेड थी, डिसइंटीग्रेटेड थी। उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ा कि हमारी टेक्नोलॉजी हो बैकवर्ड, इंडस्ट्रियल सेक्टर बैकवर्ड, हमारा मीन्स ऑफ सर्विसेज यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हेल्थ, एजुकेशन, हर एक चीज़ में हम इंडिया जो था पिछड़ा हुआ था। कब? आज़ादी से पहले। तो आज़ादी के वक्त जो एग्रीकल्चर की कंडीशन थी, आपको पता है कि जैसे हमारे इंडिया में 75% ऑफ द पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती थी, लेकिन उस वक्त जो ब्रिटिश रूलर्स और ज़्यादा में जो हमारा ज़मींदारी सिस्टम था, जागीरदाराना सिस्टम के ज़मीन किसी और के नाम लगाने वाला कोई और, तो बहुत सारी जो 75% जो पॉपुलेशन थी उसको अपने सही हक से डिप्राइव किया गया, महरूम रखा गया। तो जब एग्रीकल्चर पे इतने लोग डिपेंड करेंगे और उसमें कोई उसकी तरक्की के लिए काम ना करें, उनकी बेहतरी के लिए काम ना करें, तो आप उनकी हालत क्या होगी। जो इस सेक्टर पे ज़िंदा रहते हैं, इस सेक्टर के विरोध से अपना गुजर बसर करते हैं, तो उनकी क्या कंडीशन होगी। बाकी जो सेक्टर हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी पढ़ लेंगे हम, फॉरेन ट्रेड कैसा था। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी यही हालत रही कि बहुत सारी हमारी इंडस्ट्री जो है बेकार पड़ी रही, कोई उनमें प्रोडक्शन नहीं, मशीनरी वैसी की वैसी पुरानी, और हमारे सारे रिसोर्सेज को ऐसे एक्सप्लॉइट किया गया बाय ब्रिटिश रूलर्स। तो मेन फीचर प्रॉब्लम इंडियन एग्रीकल्चर जो है, सबसे पहले तो एक 75% आबादी तो हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि जब इसमें कोई सुधार नहीं किया गया, ना कोई लैंड रिफॉर्म, ना कोई इसमें कोई सीड्स की फर्टिलाइजर्स या कोई टिलिंग, पुराने ज़माने में मतलब देसी सिस्टम, बैलों से ही खेतों को जोतना, उसी से ही अपनी फसल को उगाना, कोई इरिगेशन सिस्टम नहीं, कोई फसलों को पानी लगाने का कोई सिस्टम नहीं, सब ज़्यादातर बारिश के ऊपर डिपेंड करते थे, जिसकी वजह से ये जो मोस्टली डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो थी ऑन एग्रीकल्चर, वो बेचारे अपने सही हक से बड़े दूर रहे। तो इसके मेन फीचर्स इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। पहला जो था प्रोडक्टिविटी। और मैंने कह दिया आपको, जब एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया तो सबसे पहला काम आता है प्रोडक्टिविटी। पैदावार जो है वो बहुत लो थी। प्रोडक्टिविटी वाज वेरी लो। क्योंकि इसमें सारा सिस्टम जो था बैकवर्ड सिस्टम था, पुराने ज़माने का सिस्टम था, उसमें कोई सुधार नहीं किया गया। देखो आजकल की डेट में जैसे प्रोडक्शन सेक्टर में यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाई वैरायटी यील्डिंग सीड्स, बीज वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, या इंसेक्टिसाइड, कीड़े मकोड़े वगैरह मारने वाली दवाइयाँ बहुत सारी इस्तेमाल की जाती हैं, जिससे फसल का नुकसान कम होता है। लेकिन उस वक्त ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। ज़मींदारों को एक नेचुरल प्रोसेस से ही ज़िंदा रहना पड़ता था कि बारिश होगी तो फसल होगी, अगर कीड़े नहीं लगेंगे फसल में तो भी फसल हो जाएगी, अगर कीड़े लग गए तो कीड़े खा जाएंगे फसल को। तो प्रोडक्टिविटी जो थी बहुत कम थी, जितनी ज़रूरत थी उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं होती। उसके बाद आ गया नंबर 2, लैक ऑफ
फाइनेंस, लैक ऑफ फाइनेंस का मतलब हो गया कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था इसमें जो मालिक थे, ज़मीन के मालिक कोई और थे और उस ज़मीन को लगाने वाले टिलर आगे और थे। तो ज़मीन के मालिक और गवर्नमेंट के बीच में एक उनका रेट फिक्स था कि कितना आपने टैक्स भरना है, और अलग से रेट था। लेकिन उसके बाद ज़मींदार जो है टिलर को जब ज़मीन देता था उसको बड़ा ज़्यादातर तंग करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे कि उसकी कोई हेल्प उसके प्रोडक्शन में कुछ नहीं करते थे। ज़मींदार अपना शेयर बराबर उससे ले लेता था, चाहे उस बेचारे टिलर को, ज़मींदार को बाकी बाद में घाटा हो जाता था। क्योंकि फसल लगाने के लिए, बीज खरीदने के लिए जो है, काम करने के लिए पैसा चाहिए होता था, जो इन टिलर्स के पास पैसा नहीं होता था। तो फिर ये जाते थे बड़े बड़े ज़मींदारों के पास या जो बड़े बिजनेसमैन थे उस वक़्त के, उनसे उधार लाते थे पैसे, क्योंकि उनको बैंकिंग वगैरह की फैसिलिटी होती भी था लेकिन बहुत कम होती और उनका कोई ऐसे नॉलेज नहीं था। अनपढ़ लोग थे ज़्यादा, ज़मींदार जितने भी थे पढ़ाई कम करते थे, मार्केट की उनको कोई नॉलेज नहीं होती थी कि कोई ऐसा बैंक सिस्टम भी हो सकता है जहाँ से हम लोन लें। और प्राइवेट लोगों से लोन लेके, आपको पता है कि वो जो ऐसे 5-10% की इंटरेस्ट है साल में, तो प्राइवेट लोग जो उनसे साल में 50-60% या इवन के 100% तक वसूली करते थे। अगर किसी ने 1000 रुपये उधार लिया किसी शौकार से, तो साल के बाद उसका 2000 देना पड़ता था। इसका मतलब हो गया कि वो 100% एनुअल इंटरेस्ट हो गया उसके ऊपर, जिसकी वजह से ये ज़मींदार तब भी एक्सप्लॉइट हो गए, उनकी जो कंडीशन है बद से बदतर होती गई। उसके बाद आता है नंबर 3, इरिगेशन फैसिलिटीज। इरिगेशन फैसिलिटी ज़्यादातर डिपेंड करती थी रेनफॉल पे। बहुत कम कोई नहरों वगैरह का इंतज़ाम था, कोई जिन लोगों ने जिन्होंने खुद नहरें वगैरह बनाई थी, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इतना ज़्यादा इंतज़ाम नहीं था कि ज़मींदारों को मदद की जाए कि सूखे से फसल को बचाया जाए। ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ में उसकी फैक्टर ज़मींदारों को नुकसान उठाना पड़ता था। अगर अच्छी बारिश हो जाए तो फसल अच्छी हो जाती है, लेकिन अगर बारिश अच्छी ना हो तो फिर भी उनकी फसल का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता था, जिससे वो हर साल, यानी साल के बाद 1 साल 2 साल वो कर्जे में डूबते ही चले जाते थे। अपना जो खर्चा होता था उनको वो भी पूरा नहीं कर पाते। उसके बाद आता है नंबर 4, प्रोडक्शन ऑफ सुपीरियर क्रॉप्स। एक मेन प्रॉब्लम एक और हो गई लोगों की कि जब वो लोकल फसल, बाजरा वगैरह, जो रागी, जो खुश्क मौसम में भी एक फसल दे देते थे लोगों को, उसकी जगह अब सुपीरियर क्रॉप्स उगाने के लिए इनको जोर दिया गया कि ज़मींदार बोलते हैं चलो भाई अब इसके ऊपर वीट लगाओ, राइस लगाओ, कॉटन, जूट की फसल उगाओ, टी, कॉफ़ी, जैसे कमर्शियल क्रॉप्स जिनको हम मार्केट में बेचा जा सकता है अच्छे रेट पे, ऐसी फसलें उगाने लगे। इसकी वजह से भी जो ज़मींदार थे बेचारे, उनके ये सारा जो मेहनत का पैसा था वो लैंडलॉर्ड और गवर्नमेंट के खाते में चला जाता था। तो ज़मींदार के हिस्से में फिर कोई ज़्यादा काम, यानी हिस्से में कुछ नहीं आता था। उसके बाद आ गया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की, यानी बैकवर्ड टेक्नोलॉजी की वजह से भी उस वक्त का जो ज़मींदार है उसको बेचारे को एक्सप्लॉइट किया गया। अगर टेक्नोलॉजी अच्छी इस्तेमाल की होती, मशीनरी, ट्रैक्टर वगैरह, खाद, सीड्स वगैरह उसने इस्तेमाल किए होते तो उसकी कंडीशन अच्छी होती। लेकिन सबसे बड़ा ज़्यादा था एक लैंड रिफॉर्म का सिस्टम, जिसमें
ज़मींदार के पास अपनी लैंड नहीं थी, किराए पर लाता था कि उसको यानी मालिक से कोई एग्रीमेंट के ऊपर लाता था, जो मालिक फसल हो ना हो उससे वसूल कर जाता था, और ज़मींदार की कंडीशन फिर बद से बदतरी रहती थी। उसके बाद कि इंडिपेंडेंस के वक्त इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी थी, कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एक्टिविटीज़ एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। नंबर 1 सबसे बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारा एग्रीकल्चर ही थी। एग्रीकल्चर जिसके ऊपर 75% पॉपुलेशन जो है डिपेंड करती थी। 75% ऑफ पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, कि 75% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो हमने ये पढ़ भी लिया कि एग्रीकल्चर की कंडीशन इतनी बुरी कंडीशन थी कि फिर आप अंदाज़ा करो कि इतने परसेंट लोग 75% पॉपुलेशन जो है किस हालत में रहती थी। तो उसके बाद दूसरा है एग्रीकल्चर में एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो थी लैंड रिफॉर्म्स की थी, कि इसमें ज़्यादा सिस्टम चलता था। नंबर 1 ज़मींदारा सिस्टम, दूसरा था इसमें रियोटवारी सिस्टम, तीसरा था इसमें महलवाड़ी सिस्टम। ज़मींदारी सिस्टम, इसमें क्या था कि जो ज़मीन के मालिक बड़े बड़े ज़मींदार थे, जिसमें ओनरशिप ऑफ लैंड जो किसी ज़मींदार के हाथ में थी, और आगे जो टिलर है उसको उसके आगे किराए पर या आधी फसल या 3 हिस्से वाले जो फसल लेके चौथा हिस्सा टिलर को दिया जाता था, तो 3 हिस्से ये ज़मींदार ले जाता था। फिर एक आ गया रियोटवाड़ी, जो टिलर है उसी को मालिक बना दिया गया। ओनरशिप ऑफ लैंड वाज विद रियोट टिलर, जो ज़मीन को लगाता था। इस सिस्टम में थोड़ा सा सुधार हुआ, लोगों के पास ज़मीन आ गई टिलर के पास। फिर आ गया महलवाड़ी। महलवाड़ी सिस्टम में क्या हुआ कि गांव के बहुत सारे लोग मिलकर ज़मीन इकट्ठे उनकी, और फिर आगे वो मिल के आगे किसी प्रोडक्शन के लिए देते थे और कमर्शलाइजेशन, तो महलवाड़ी सिस्टम उसमें आ गया। तो ये एग्रीकल्चर के सिस्टम थे, ऐसे तरीके थे जिससे लोग अपना गुजर बसर करते थे। यानी मुश्किल से बड़ी और कोई सिस्टम था नहीं, बेरोज़गारी का कहीं और कोई काम मिलता नहीं था, कोई इंडस्ट्रीज़ में इतना बड़ा काम नहीं था कि ये छोड़ के वहाँ जाए। यही एक मेन ज़रिया था उनकी ज़िंदगी के जीने, एग्रीकल्चर। तो जिसमें ये सारा सिस्टम जो है, हर एक ड्रॉबैक थे कि भाई ज़मींदारों का अपना राज था, तभी टिलर को जो ज़्यादा काम करने वालों को फ़ायदा नहीं मिलता था। रियोटवाड़ी सिस्टम में वही टिलर जो बेचारा ज़्यादा नुकसान में रहता था। महलवाड़ी सिस्टम में भी आ गया, लोग इकट्ठे हो गए आगे ज़मीन को यानी प्रोडक्टिव लैंड प्रोडक्शन के लिए बाहर दूसरे टिलर को देते थे। वो भी उस पर वही शर्तें लगाते थे कि कितने % जो है या तो उससे पहले ही वसूली कर लेते थे, या उस फसल का आधा, तो आजकल भी सिस्टम चल रहा है, उस वक्त 3 हिस्से मालिक को जाता था और 1 हिस्सा जो है टिलर को जाता था। उसके बाद जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो थी, तीसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी इंडस्ट्री। दूसरी इकोनॉमिक आ गया इंडस्ट्री।
इंडस्ट्री जो थी हमारी, ये भी बैकवर्ड कंडीशन में थी। अंग्रेज़ों के राज के पहले यहाँ पर जो हमारे थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, कहते हैं कि पूरी दुनिया में हमारा जो माल बना हुआ था बड़ा मशहूर था, बड़ी डिमांड होती थी उस माल की। लेकिन ब्रिटिश रूलर्स ने क्या किया, सारे रिसोर्सेज को यहाँ से उठा के अपने कंट्री में ले जाते थे, वहाँ से माल तैयार करके तो फिर वापस हमें बेचा करते थे। तो हमारी जो इंडस्ट्रीज़ थी उनकी बहुत बुरी कंडीशन थी। हमारी यानी कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक बड़ी पॉपुलर, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इसमें जो हाथ का काम होता था इतना बढ़िया होता था कि पूरी दुनिया से इसके माल की डिमांड होती थी। लेकिन ब्रिटिश रूल में इन सबको बर्बाद कर दिया गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट ट्रेड। ट्रेड का सेक्टर जो था, एक हमारा जो ट्रेड किसके साथ था, ट्रेड विद इन द कंट्री था। मोस्ट ऑफ द जो बिजनेसमैन थे विद इन द कंट्री, बाहर देशों के साथ कोई इतना बड़ा ट्रेड नहीं कर सकते थे। उनके लिए कोई बैंकिंग फैसिलिटी वगैरह जो थी, कम्युनिकेशन वगैरह बहुत कम था, तो इसलिए उनका बिजनेस जो है अपने कंट्री के बीच में ही थोड़ा बहुत चलता था। लेकिन जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी के ऊपर चलते थे या थोड़े बड़े बिजनेसमैन थे वो भी ट्रेड करते थे, लेकिन वो भी खाली इंग्लैंड के साथ ही उसका ट्रेड होता था और बाकी देशों के साथ कोई लिंक नहीं। जो भी सामान बेचेंगे तो इंग्लैंड को बेचेंगे और जो भी सामान लेंगे इंग्लैंड से ही सामान लेंगे। तो हमारे यानी एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर या ट्रेड सेक्टर जो भी हमारे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वर बैडली इफेक्टेड। ये सभी बहुत बैकवर्ड कंडीशन में थे, सभी ये स्टैग्नेंट कंडीशन में थे, सभी ये डेप्रिशिएटेड कंडीशन में थे, सभी डिसइंटीग्रेटेड कंडीशन में थे। तो ये कंडीशन थी हमारी इंडियन इकॉनमी की एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद जब हमारी इंडियन गवर्नमेंट हुई, इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली सरकार आई, उन्होंने उसके बाद जो इस कंडीशन को सुधारने के लिए कुछ सिस्टम स्टार्ट किए, कुछ प्लानिंग की कि कैसे हम किस सेक्टर पे पहले ज़्यादा जोर दे दें, कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़्यादा जोर दें, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ज़्यादा जोर दें या ट्रेड पे ज़्यादा जोर दें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे ज़्यादा जोर दें। तो सिस्टम से इस पे लागू करके फिर आने वाले वक्त में ऐसा है कि हम आज यानी अमंगस्ट टॉप कंट्रीज जो हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ में पहुंच गए हैं कि इंडिया के आज पूरे दुनिया में एक नाम है, प्लेस है, जगह है। आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे इंडिया ने तरक्की की प्लानिंग के माध्यम से। तब तक के लिए थैंक यू।